जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं का विज्ञान का दूसरा पाठ क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में हम पढ़ेंगे मिश्रण क्या हैं, मिश्रण के प्रकार क्या हैं, विलयन क्या होता है, विलयन की सांद्रता, निलंबन और कोलाइड। दैनिक जीवन में हम शुद्ध शब्द का उपयोग करते हैं, जैसे शुद्ध घी, शुद्ध मसाले, शुद्ध दूध। एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, जैसे कि शुद्ध मसाले में मसाले ही हो, ना कि कोई मसाले जैसा अन्य पदार्थ। लेकिन रासायनिक विज्ञान में यह सभी वस्तुएं मिश्रण हैं। उदाहरण के लिए दूध वसा, फैट्स, पानी और प्रोटीन का मिश्रण है। शुद्ध घी फैट, वसा, विटामिन और हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, अतः यह शुद्ध नहीं है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो उसका तात्पर्य होता है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक अवयवों से मिलकर बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र के जल में घुले हुए लवण हैं, मिट्टी खनिजों का मिश्रण है, कोल्ड ड्रिंक पानी, चीनी और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। तो एक शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के कण होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति भी एक ही होती है। हम उन पदार्थों को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे पानी में घुले हुए नमक को वाष्पीकरण द्वारा नमक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन साधारण नमक जो सोडियम क्लोराइड से बना है उसके घटकों को सामान्य भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया है कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बने हुए होते हैं। अगर हम साधारण नमक जो कि सोडियम क्लोराइड है उसको जब हम पानी में घोलते हैं तो पानी में वह नमक का मिश्रण बनता है। हम पानी से साधारण नमक को वाष्पीकरण की विधि द्वारा, इवैपोरेशन द्वारा पानी और नमक को अलग कर सकते हैं क्योंकि यह एक मिश्रण है। लेकिन सोडियम क्लोराइड जो कि साधारण नमक है वह एक शुद्ध पदार्थ है, इसीलिए हम इसको भौतिक विधि द्वारा सोडियम और क्लोराइड में अलग नहीं कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि हम शुद्ध पदार्थ उन्हें कहते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बने हुए होते हैं। अब हम पढ़ेंगे मिश्रण के प्रकार। आप सबने नींबू पानी तो पिया होगा। आइए मिश्रण को समझने के लिए नींबू पानी का उदाहरण लेते हैं। नींबू पानी जल, चीनी और नींबू के रस का मिश्रण होता है। जब हम नींबू पानी बनाते हैं तो हम देखते हैं कि नींबू पानी का रंग, स्वाद पूरे ग्लास का एक समान होता है। ऐसा नहीं होता कि आधे गिलास का रंग व स्वाद अलग हो। जब हम एक जग नींबू पानी को बनाते हैं और उसे 3 या 4 गिलास में डालते हैं तो हम देखते हैं कि प्रत्येक गिलास के नींबू पानी का स्वाद व रंग एक समान होता है। इस उदाहरण से आप क्या समझते हैं? जग में बने नींबू पानी को अलग अलग गिलास में डालने पर भी रंग व स्वाद एक समान था। इसको समझने के लिए आइए हम इसकी संरचना पर नज़र डालते हैं। हमें मालूम है
कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इसी प्रकार नींबू पानी में सभी पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और ये कण पूरे नींबू पानी में समान रूप से विभाजित हो जाते हैं। और जब हम इसको विभाजित करते हैं तो ये सभी गिलासों में समान रूप से विभाजित हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस प्रकार के मिश्रण को क्या कहते हैं? हम इसे एक होमोजीनियस या समांगी मिश्रण कहते हैं। हिंदी में हम इसे समांगी मिश्रण कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। यहाँ पर होमो का अर्थ है एक समान या एक सा, तो होमोजीनियस या समांगी मिश्रण वह है जिसकी रचना एक समान होती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इसमें एक समान रचना है, इसलिए यह एक समांगी मिश्रण है। इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि इस मिश्रण का हम कोई भी भाग लें तो हमें समान रूप से हरे व नीले गोले मिलेंगे, जो कि पदार्थ में उपस्थित कणों को दर्शाता है। जब हम इस मिश्रण को विभाजित करते हैं तो कण भी समान रूप से विभाजित हो जाते हैं। समांगी मिश्रण के कुछ उदाहरण हैं पानी में चीनी का घोल, पानी में नमक का घोल, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि। आइए अब हम दूसरे मिश्रण का उदाहरण लेते हैं। हम एक बीकर लें और उसमें कुछ रेत मिलाएं। अब इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि रेत नीचे बैठने लगेगी और इस मिश्रण के नीचे की ओर गहरा रंग और ऊपर की ओर हल्का रंग होगा। इस मिश्रण में आपको विभिन्न आकार के कण, कुछ बड़े व कुछ छोटे कण भी दिखाई देंगे। तो मिश्रण को देखकर आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हम इस मिश्रण को देखकर यह कह सकते हैं कि इस मिश्रण में कण समान रूप से विभाजित नहीं हैं। कहीं हमें कण ज़्यादा व कहीं पर कम दिखाई देंगे। ऊपरी हिस्से पर हल्के कण होते हैं व निचले हिस्से पर भारी कण होते हैं। अगर हम इस मिश्रण को दो बीकर में विभाजित करते हैं तो आप देखेंगे हमें दो रंग का मिश्रण प्राप्त होता है व कण भी असमान रूप से विभाजित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस तरह के मिश्रण को क्या कहते हैं? हम इसे विषमांगी या हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रो का अर्थ होता है असमान अथवा अलग अलग। विषमांगी मिश्रण वह होता है जिसकी रचना एक समान नहीं होती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि इस मिश्रण में असमान रचना है, इसलिए यह एक विषमांगी मिश्रण है। पानी में रेत का मिश्रण, पानी में चौक का मिश्रण इत्यादि विषमांगी मिश्रण के कुछ उदाहरण हैं। तो हमने देखा कि समांगी मिश्रण वह होता है जिसकी रचना एक समान होती है और विषमांगी मिश्रण वह होता है जिसकी रचना एक समान नहीं होती है। आइए अब हम पढ़ते हैं कि विलयन क्या होता है, जो कि समांगी मिश्रण का एक प्रकार होता है। तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। हम प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते हैं। नींबू पानी, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि विलयनों के उदाहरण हैं। प्रायः हम विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति में ठोस विलयन व गैस विलयन भी पाए जाते हैं। एक विलयन के कण में समान रूपता पाई जाती है
उदाहरण के लिए नींबू पानी का स्वाद हमेशा एक सा रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नींबू के रस के कण समान रूप से वितरित रहते हैं। आइए अब हम विलयन के घटकों के बारे में पढ़ेंगे। किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलेय में बांटा जाता है। विलेय को हम अंग्रेजी में सॉल्यूट और विलायक को सॉल्वेंट कहते हैं। विलेय और विलायक मिलकर विलयन बनाते हैं। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला होता है उसे विलेय कहते हैं। विलायक वह घटक है जो विलयन में अधिक मात्रा में पाया जाता है। आइए अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं जो आपको विलयन और उसके घटकों को समझने में मदद करेगा। पहला उदाहरण है पानी में चीनी का घोल। एक विलयन है। यह एक तरल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलेय है और जल विलायक है। दूसरा उदाहरण आयोडीन में अल्कोहल का घोल, जिसे हम टिंचर आयोडीन के नाम से भी जानते हैं। इसमें आयोडीन विलेय है और अल्कोहल विलायक है। वातयुक्त पेय जैसे सोडा, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि तरल विलयन में गैस का उदाहरण है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय है और जल विलायक है। वायु गैस में गैस का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन जो लगभग 21% और नाइट्रोजन जो 78% पाई जाती है, इनका समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं। अब तक आपने विलयन के उदाहरण देखे। आइए अब हम विलयन के गुणों के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हमने देखा कि विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर मतलब 10 की घात -8 मीटर से भी छोटे होते हैं। इसलिए वह आँख से नहीं देखे जा सकते हैं। आपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। इसका अगला गुण है कि जब हम कभी भी छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन स्थायी होते हैं। आइए अब हम विलयन की सांद्रता के बारे में पढ़ते हैं। हमने पढ़ा कि विलयन में पृथक पृथक या अलग अलग मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर हम इसे तनु, सांद्र या संतृप्त कह सकते हैं। हम विलयन में विलेय या विलायक की मात्रा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह हम विलयन में घोले गए विलेय की मात्रा के आधार पर हम विलयन को तनु, डाइल्यूट, सांद्र कॉन्सेंट्रेटेड या संतृप्त सैचुरेटेड कह सकते हैं। आइए हम इसको एक क्रिया द्वारा समझते हैं। एक बीकर लें और उसमें कुछ मात्रा में चीनी मिलाएं। जब चीनी घुल जाए तो उसमें और चीनी मिलाएं। ऐसा जब तक करें जब तक आपको ऐसा लगे कि इसमें अब और चीनी नहीं घुल रही है। इस समय हम और चीनी मिलाएंगे तो वह उसमें घुलना बंद हो जाएगी और चीनी नीचे बैठने लगेगी। अब इस बीकर को गैस पर थोड़ा गर्म करें
और आप देखेंगे कि इसमें चीनी घुलने लगेगी। इससे में आप और चीनी मिलाएं। आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि चीनी फिर से घुलना बंद हो गई है व अतिरिक्त चीनी फिर से नीचे जमा होना शुरू हो जाएगी। क्या आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? आइए हम इसे समझते हैं। आपने देखा कि एक बिंदु पर चीनी घुलना बंद हो जाएगी, तो हम इसे संतृप्ति का बिंदु या सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। इस बिंदु पर हम कहते हैं कि विलयन संतृप्त हो गया है, अतः इस बिंदु के बाद विलयन और विलेय नहीं घुलेगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन की क्षमता होती है, या दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ की घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। हमने देखा कि तापमान बढ़ाने पर और चीनी घुलने लगती है। इसका अर्थ यह है कि तापमान बढ़ाने पर संतृप्ति बिंदु भी बढ़ जाता है और उसमें और विलेय घुल सकते हैं। उसी तरह तापमान कम करने पर संतृप्ति बिंदु घट जाता है, जिससे उसमें विलयन में विलेय के घुलने की क्षमता कम हो जाती है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त बिंदु से कम है तो हम उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि अभी भी हम उसमें और विलेय घोल सकते हैं। एक संतृप्त विलयन में मौजूद विलेय की मात्रा को हम उसकी घुलनशीलता बोलते हैं। आप जानते हैं कि तापमान बढ़ाने पर संतृप्त बिंदु बढ़ जाता है, इसलिए उसकी घुलनशीलता भी बढ़ जाती है और तापमान घटाने पर घट जाती है। संतृप्त सैचुरेटेड सॉल्यूशन और असंतृप्त विलयन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ने के बाद आइए अब हम तनु यानी कि डाइल्यूट और सांद्र यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड विलयन के बारे में पढ़ते हैं। किसी विलयन में घुले हुए पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। आप दिए गए चित्र से क्या समझ पा रहे हैं? इस चित्र में पानी में रंग की अलग अलग मात्रा मिलाई है, जिसका रंग हल्का है। इस चित्र में पानी में रंग की अलग अलग मात्रा मिलाई गई है। जिसका रंग हल्का है उसमें हमने रंग की कम मात्रा मिलाई है और धीरे धीरे हम रंग की मात्रा बढ़ाते चले गए, जिससे हमें और तेज रंग मिलता चला गया। हम पानी में मौजूद रंग को उसकी सांद्रता कहते हैं, यानी कि पहले ग्लास की सांद्रता कम है, फिर बढ़ती चली जाएगी। जिस विलयन की सांद्रता कम होती है हम उसे तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, और जिस विलयन में सांद्रता अधिक होती है हम उसे सांद्र विलयन या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। यदि हम बीच वाले गिलास को देखें तो उसकी बाईं ओर वाले गिलास के विलयन तनु डाइल्यूट और दाईं ओर गिलास वाले विलयन सांद्र यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड होंगे। अब तक हमने तनु और सांद्र विलयन के बारे में पढ़ा। आइए अब हम देखते हैं कि विलयन की सांद्रता को आप कैसे माप सकते हैं। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधियों की चर्चा करेंगे। इसको हम 3 सूत्र के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला, द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा
100। दूसरा, द्रव्यमान बटे विलयन के आयतन का प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणा 100। विलयन के आयतन या आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100। आइए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है। इस प्रश्न में एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। यहाँ पर हमें विलेय और विलायक की मात्रा दी गई है और हमें इसमें सांद्रता निकालना है। आइए अब हम इसका हल देखते हैं। दिया हुआ है विलेय पदार्थ नमक का द्रव्यमान 40 ग्राम, विलायक जल का द्रव्यमान 320 ग्राम। हम जानते हैं कि विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान होता है। यहाँ पर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान 40 ग्राम दिया हुआ है और विलायक का द्रव्यमान 320 ग्राम दिया हुआ है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 360 ग्राम विलयन का द्रव्यमान मिल जाएगा। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान 40 ग्राम है, विलयन का द्रव्यमान हमने 360 ग्राम। इसको जब हम 100 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 11.1%। आइए अब हम विषमांगी मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। विषमांगी मिश्रण यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, निलंबन, सस्पेंशन और कोलाइड्स। आइए अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला विषमांगी मिश्रण या हेट्रोजीनियस मिश्रण का प्रकार है निलंबन या सस्पेंशन। क्या आपको पानी में रेत का उदाहरण याद है? पानी में रेत एक निलंबन का उदाहरण है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं लेकिन माध्यम में निलंबित रहते हैं। जैसा कि आपने देखा कि रेत पानी में घुलती नहीं है बल्कि हमें पानी में रेत के कण निलंबित दिखाई देते हैं। यह निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन के उदाहरण हैं चौक युक्त पानी, कीचड़ वाला पानी। आइए अब हम निलंबन के कुछ गुणों के बारे में बात करते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण है। इसके कण आँखों से देखे जा सकते हैं। यह निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं जिसके कारण हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। जब हम निलंबन को कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो इसके कण नीचे बैठ जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन मिश्रण के कणों को अलग अलग किया जा सकता है। जब निलंबन के सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो इसका निलंबन समाप्त हो जाता है और जब हम प्रकाश की किरणों को इसमें डालते हैं तो वह इसे फैलाता नहीं है और हमें प्रकाश का पथ दिखाई नहीं देता है। दूसरा विषमांगी मिश्रण कोलाइडल। अब हम विषमांगी मिश्रण का एक और भाग कोलाइडल के बारे में पढ़ेंगे। जब हम दूध की कुछ मात्रा पानी में मिलाते हैं तो क्या दूध के कण जल में दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं। हम इस मिश्रण को शांत छोड़ देने पर क्या इसके कण नीचे इकट्ठे होने लग जाते हैं? नहीं, यह समान रूप से घुल जाते हैं। इस तरह के विलयन को कोलाइडल विलयन कहते हैं। कोलाइडल विलयन एक समांगी मिश्रण है। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैल जाते हैं। निलंबन की अपेक्षा इनके कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में यह विलयन एक विषमांगी मिश्रण है।
जैसे दूध जो एक समांगी मिश्रण प्रतीत होता है, लेकिन जब वह विषमांगी मिश्रण होता है तो उसमें वसा, पानी और प्रोटीन के कण होते हैं जो कि निलंबित होते हैं और इन्हें स्थिर छोड़ने पर ये नीचे बैठते नहीं हैं। कोलाइडल कणों के छोटे छोटे आकार के कारण हम इसे आँखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं, जिससे हमें प्रकाश का पथ दिखाई देता है। प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है या टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इस प्रभाव की खोज की थी। जब एक कमरे में छोटे से छिद्र द्वारा प्रकाश की किरण आती है तो हम इस टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि छिद्र से आती हुई प्रकाश की किरण कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के कारण प्रकाश की किरण को फैला देती है। तो हम कह सकते हैं कि कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है और यह इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाकर इसका मार्ग दृश्य करते हैं। इनको शांत छोड़ देने पर इसके कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। यह छानन विधि द्वारा अलग नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण या इंग्लिश में सेंट्रिफिकेशन टेक्निक द्वारा इन्हें पृथक किया जा सकता है। आपने पढ़ा कि विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। इसी तरह कोलाइड के भी परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि डिस्पर्स्ड फेस और परिक्षेपण माध्यम यानी कि डिस्पर्शन मीडियम से बना होता है। जैसे विलयन में से एक विलेय के कण होते हैं, उसी तरह कोलाइड में बिखरे हुए कण परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि डिस्पर्स्ड मीडियम का निर्माण करते हैं और जैसे विलायक होता है जिस माध्यम में वह मिले रहते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम या डिस्पर्शन मीडियम कहा जाता है। कोलाइड के परिक्षेपण माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस की अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि डिस्पर्स्ड फेस के माध्यम से हम इसे वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कोहरा जो कि हमें सर्दी के दिनों में दिखाई देता है। इसमें गैस माध्यम में पानी के कण बिखरे हुए होते हैं। इसी तरह गाड़ी में से निकलने वाले धुएं में ठोस के कण गैस माध्यम में बिखरे हुए होते हैं। तो इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था एक ठोस है और परिक्षेपण माध्यम गैस है और इस तरह के कोलाइडल मिश्रण को हम एरोसोल कहते हैं। तो हम एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। पदार्थ दो तरह के होते हैं, शुद्ध और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बने हुए होते हैं और मिश्रण में दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का समावेश होता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस या समांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस या विषमांगी मिश्रण। होमोजीनियस में मिश्रण में हमने विलयन के बारे में पढ़ा और विषमांगी मिश्रण में हमने सस्पेंशन या निलंबन के बारे में पढ़ा और कोलाइड्स के बारे में पढ़ा। बच्चों, जो आज हमने पढ़ा उस पर आधारित कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए जा रहे हैं, आप उनको हल करने की कोशिश करिएगा। ये प्रश्न इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा समांगी मिश्रण है? विलयन, निलंबन या कोलाइडल विलयन। दूसरा प्रश्न है, विलयन क्या है? तीसरा, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है लकड़ी या नमक का जलीय विलयन। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं? दूध, लोहा, ईंट, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड। पांचवा प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा? पहला नमक का घोल, दूसरा दूध, तीसरा स्टार्च विलयन, चौथा कॉपर सल्फेट का विलयन। धन्यवाद।